दोस्तों 3 अप्रैल 2025 को होने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमने कंप्लीट 175 प्लस एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। प्रथम और द्वितीय खंड दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यू हैं, इसको कंप्लीट देखिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन संतुलित आहार का हिस्सा नहीं माना जाता? साबुत अनाज, गहरे तले हुए स्नैक्स, हरी सब्जियाँ या फल और मेवे। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गहरे तले हुए स्नैक्स। ये जो तले हुए स्नैक्स होते हैं ये संतुलित आहार के हिस्सा नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना किस प्रकार की योजना है? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, गरीब महिलाओं को बीमा प्रदान करने के लिए, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त प्रसव सेवा देने के लिए, या महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना? तो दोस्तों ये जो जननी सुरक्षा योजना है ये है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हेल्पलाइन 181 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2013, 2015, 2016 या 2018? तो कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी दोस्तों 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1988, 1990, 1992 या 1995? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हमने आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन लाए हैं। और पूरे सिलेबस में से हमने क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया है, जिसमें से 175 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक बार कंप्लीट ये वीडियो देखकर जाना है एग्ज़ाम में, ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं डे बाय डे वीडियो लाता रहूँगा प्रत्येक डेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091, 181, 100 या 112? अभी देखिए इसके पहले आपने किया तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है कि राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 181, है ना। तो हालांकि मध्य प्रदेश का जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है वो भी 181 है, पर जो राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर है वो भी 181 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कन्या उत्थान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मुस्कान योजना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है दोस्तों बाल तस्करी रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिशु मृत्यु दर को कम करना, 2 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, जनसंख्या नियंत्रण या पोषण स्तर सुधारना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 2018, 2019, 2020 या 2021? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020। जो NDHM की घोषणा की गई थी तो 2020 में की गई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराना, सस्ती जेनरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाना, सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की आपूर्ति सुधारना या मेडिकल स्टूडेंट्स को फंडिंग देना? तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना है इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि सस्ती जेनरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सुमन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुमन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना का उद्देश्य क्या है? सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सेवा, गरीब मरीजों को आर्थिक सहायता, किडनी प्रत्यारोपण के लिए अनुदान या निजी अस्पतालों में सब्सिडी?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सेवा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कितने प्रकार की बीमारियों की जांच की जाती है? 4, 10, 25 या 30? तो इसका राइट आंसर है 4। 4 प्रकार की जो बीमारी हैं उनके बारे में, उनके तहत ये जो जांच है वो की जाती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मधुमेह एवं हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में किस आयु वर्ग की स्क्रीनिंग की जाती है? 30 वर्ष से अधिक, 40 वर्ष से अधिक, 50 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हेल्पलाइन नंबर क्या है? 102, 104, 108 या 112? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 104, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्तदान नीति के अनुसार स्वैच्छिक रक्तदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। 18 वर्ष के जो लोग हैं तो राष्ट्रीय रक्तदान नीति के तहत स्वैच्छिक रूप से अपना रक्तदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा का कौन सा लाभ नहीं है? सामाजिक कौशलों का विकास, रचनात्मकता का विकास, पेशेवर दक्षता में वृद्धि या आत्मनियंत्रण का विकास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशेवर दक्षता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शाला पूर्व शिक्षा के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, माता पिता की उदासीनता या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ये जितने भी कारण दिए गए हैं ये सभी कारण उसमें बाधा मानी जाती है शाला पूर्व शिक्षा के प्रचार प्रसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शाला पूर्व शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, केवल शिक्षकों का प्रशिक्षण, माता पिता और शिक्षकों की सहभागिता, उच्च स्तरीय पाठ्यपुस्तकें, केवल परीक्षा प्रणाली का विकास। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हालांकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए जो अंडरस्टूड होते हैं, समझ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इनको समझ गए तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा माता पिता और शिक्षकों की सहभागिता। ठीक है, जो शाला पूर्व शिक्षा होती है तो इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है कि माता पिता और शिक्षक दोनों की सहभागिता रहेगी, तभी ये सफल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शाला पूर्व शिक्षा का प्रमुख कार्यान्वयन निकाय कौन सा है? यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई या सीबीएसई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु अनुरूप शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को उनकी क्षमता से अधिक सीखने के लिए बाध्य करना, शिक्षा को उनकी संज्ञानात्मक और मानसिक विकास अवस्था के अनुसार अनुकूल बनाना, सभी बच्चों को समान स्तर पर लाना, केवल साक्षरता दर बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा को उनकी संज्ञानात्मक और मानसिक विकास अवस्था के अनुसार अनुकूल बनाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टिकोण से 3 से 6 वर्ष के बच्चों में किस प्रकार की सीखने की प्रवृत्ति होती है? औपचारिक तर्क विकसित होता है, संवेदी और गतिविधि आधारित सीखने में रुचि, अमूर्त सोच विकसित होती है, आलोचनात्मक सोच विकसित होती है? तो कौन सी सोच विकसित होती है इसमें? यह है संवेदी और गतिविधि आधारित सीखने में रुचि। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष के बीच की उम्र के बच्चे जो होते हैं, तो उनको क्या है कि खेल गतिविधि के माध्यम से सीखने के लिए उनमें रुचि पैदा होती है। नेक्स्ट है, 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है? व्यावहारिक प्रयोग और परियोजना आधारित शिक्षा, केवल सैद्धांतिक शिक्षा, खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा, केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावहारिक प्रयोग और परियोजना आधारित शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रश्न में
अगर आपको डाउट है, कोई किसी भी ऑप्शन में डाउट है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और भावनात्मक विकास शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कब होता है? केवल शिशु अवस्था में, केवल प्राथमिक शिक्षा के दौरान, पूरे शैक्षणिक जीवन में, या केवल वयस्क होने के बाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरे शैक्षणिक जीवन में। जो भावनात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये पूरे शैक्षणिक जीवन में इसकी आवश्यकता होती है ना? इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और बिना स्किप किए देखिएगा, और लास्ट में हमको ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए हैं। और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर देख के आप लोग जाइएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? बच्चे को स्वायत्त रूप से सीखने देना, बच्चे की वर्तमान क्षमता और उसकी संभावित क्षमता के बीच का अंतर, केवल शिक्षक द्वारा निर्देशित शिक्षा, या केवल व्यक्तिगत सीखने पर जोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की वर्तमान क्षमता और उसकी संभावित क्षमता के बीच का अंतर, ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने ये ZPD का सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि बच्चे की वर्तमान क्षमता और उसकी संभावित क्षमता के बीच का अंतर उन्होंने स्पष्ट किया है। नेक्स्ट है, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में कौन सा संज्ञानात्मक कौशल प्रमुख रूप से विकसित होता है? अमूर्त तर्क, भाषा और कल्पना शक्ति, मात्रात्मक विश्लेषण, या वैज्ञानिक तर्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा और कल्पना शक्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने की शैली से क्या आशय है? जो लर्निंग स्टाइल है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है बच्चों की भिन्न भिन्न सीखने की प्रवृत्तियाँ होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संवेदी गतिक अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से किस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से सीखता है? भाषा, संवेदना और गति, औपचारिक तर्क, या अमूर्त विचार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदना और गति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की प्राथमिक परावर्त प्रतिक्रिया मतलब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जिसको कहते हैं, कब तक बनी रहती है? जन्म से 2 महीने तक, जन्म से 6 महीने तक, जन्म से 12 महीने तक, या जन्म से 2 साल तक? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की स्मृति किस प्रकार की गतिविधियों में विकसित होती है? जो मसल्स मेमोरी होती है, तो किस प्रकार की गतिविधियों में विकसित होती है? तो ये होती है दोहराव और अभ्यास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिकता, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ, व्यक्तिगत सीखने की गति, केवल भाषा विकास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस चरण में विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या संवेदी गतिक चरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस संक्रियात्मक चरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के विकास में सार्थक शब्दावली का क्या अर्थ है? जो सिमेंटिक डेवलपमेंट होता है, इसका क्या अर्थ होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में? तो इसका अर्थ होता है शब्दों के अर्थ और उनके प्रयोग को समझना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों द्वारा शब्दों का अत्यधिक सामान्यीकरण किस प्रक्रिया को दर्शाता है? व्याकरणिक विकास, अनुकरणीय अधिगम, सामाजिक अधिगम, भाषा अधिगम का ठहराव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरणिक विकास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सी अवधारणा द्विभाषी बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? भाषा स्विचिंग, भाषा भ्रम, केवल एक भाषा पर ध्यान देना, भाषा के प्रति उदासीनता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा स्विचिंग, जो कोड स्विचिंग होती है, ठीक है, तो ये द्विभाषी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है,
वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल संचार, सामाजिक संपर्क और संज्ञानात्मक विकास, केवल लिखित भाषा का विकास या केवल व्याकरण को सीखना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क और संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों आई होप कि आप क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे और आपका आंसर सही होता होगा, क्योंकि आपने इतने दिन से तैयारी किया है। और जिनका भी 3 अप्रैल को पेपर है और उससे आगे की डेट में जिनका पेपर है, उन सभी के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी शिफ्ट में किसी भी डेट में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए आपको पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट है डिवर्जेंट थिंकिंग। जो डिवर्जेंट थिंकिंग है क्या दर्शाता है? केवल एक सही उत्तर की खोज करना, सृजनात्मक सोच और नए विचार उत्पन्न करना, पारंपरिक तरीकों का अनुसरण करना, केवल याद करने की क्षमता बढ़ाना। तो जो डिवर्जेंट थिंकिंग है ये दर्शाता है सृजनात्मक सोच और नए विचार उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किसी समस्या को हल करने के लिए रचनात्मक और नया दृष्टिकोण अपनाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रचनात्मकता और सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जिसको NCPCR कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल हमको पता है कि आप लोग इसकी तैयारी करते हैं और आप लोगों सबको पता होगा, लेकिन क्या है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आप करते हैं तो फिर बहुत सारा डाउट भी हो जाता है, सही उत्तर जानते हुए भी आप लोग गलत कर जाते हैं, इसलिए हम आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहते हैं पूरे क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट है पोषण अभियान किसके लिए लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है सभी के लिए, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी लागू है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी और कुपोषित बच्चों के लिए भी, मतलब उपरोक्त सभी के लिए पोषण अभियान लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत गंभीर अपराध वाले 16 से 18 वर्ष के बच्चों पर मुकदमा किस अदालत में चलाया जा सकता है? बाल न्यायालय, उच्च न्यायालय, विशेष न्यायालय या जिला सत्र न्यायालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर संस्थागत देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? बाल गृह, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, दत्तक ग्रहण, किशोर न्याय बोर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दत्तक ग्रहण, जिसको एडॉप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है सारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है गोद लेने की प्रक्रिया का विनियमन और निगरानी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गैर संस्थागत देखभाल का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है बच्चों को उनके परिवार के निकट रहकर देखभाल मिलती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बाल संरक्षण सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बाल तस्करी को बढ़ावा देना, बच्चों को मजदूरी के लिए तैयार करना या बच्चों को जेल में डालना? तो दोस्तों बाल संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शिशु गृह का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष के अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों को देखभाल और संरक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? तो इसके पहले भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है और यहाँ भी आपको मिल गया। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा देगा तो आप गलत कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जिसको सारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भारत में बेसहारा और अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार
किस अधिनियम के तहत प्राप्त है? तो ये है ए और सी दोनों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सी में क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A। ये दोनों अनुच्छेद जो हैं तो बेसहारा और अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनाथ और बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए भारत में लागू नीति कौन सी है? किशोर न्याय अधिनियम 2015, राष्ट्रीय बाल नीति 2013, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या दोनों ए और बी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जो बेसहारा और अनाथ बच्चों के लिए पुनर्वास है तो उसके लिए जो भारत में लागू नीति है वो कौन कौन सी है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 भी है और राष्ट्रीय बाल नीति 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉस्को अधिनियम 2012 के मुख्य रूप से किस उद्देश्य से लागू किया गया था? जो पॉक्सो अधिनियम 2012 लागू किया गया था तो क्यों लागू किया गया था? बाल संरक्षण और यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एड्स प्रभावित बच्चों को समाज में भेदभाव से बचाने के लिए किस नीति को अपनाया गया है? तो इसको अपनाया गया है एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स प्रभावित बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए भारत में किस पहल की शुरुआत की गई है? मनोदर्पण, सक्षम बाल योजना, आयुष्मान भारत, सक्षम पोषण अभियान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोदर्पण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए सहायता करने वाले प्रमुख एनजीओ में से कौन सा है? तो ये है उपरोक्त सभी जितने भी नाम ऊपर दिए गए हैं, सेव द चिल्ड्रेन, एक्शन एड इंडिया, हेल्पेज इंडिया, ये सभी एनजीओ हैं जो एड्स प्रभावित बच्चों को सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने की बात की गई है लेकिन इसे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं माना जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39E। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल अपराधी और बाल पीड़ित में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है ऑप्शन नंबर बी, बाल अपराधी को दंडित किया जाता है जबकि बाल पीड़ित को पुनर्वासित किया जाता है। नेक्स्ट है, आईसीपीएस के तहत बाल देखभाल संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अनाथ और परित्यक्त बच्चों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आईसीपीएस के तहत जिला स्तर पर कौन सा निकाय बाल संरक्षण गतिविधियों की निगरानी करता है? तो ये करता है जिला बाल संरक्षण इकाई, जिसको डीसीपीयू भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आईसीपीएस के तहत बच्चों के लिए कौन सी पुनर्वास प्रक्रिया लागू की जाती है? तो ये लागू की जाती है फोस्टर केयर, गोद लेना और पुनः एकीकरण की सुविधा देना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति को एड्स में परिवर्तित होने में औसतन कितना समय लगता है बिना उपचार के? तो ये लगता है दोस्तों 8 से 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एचआईवी के संक्रमण के बाद एड्स चरण में कौन सी बीमारी होने की संभावना अधिक होती है? तो ये होती है तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस या यक्ष्मा, ठीक है, टीबी जिसको कहते हैं, ये सब इसी के ही नाम हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है, एचआईवी की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला में कौन सा परीक्षण सबसे पहले किया जाता है? तो यह किया जाता है एलिसा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों की देखभाल में अटैचमेंट थ्योरी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये विकसित की गई थी जॉन बॉल्बी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पित्त में मौजूद नहीं होता है? पित्त लवण, पित्त वर्णक, ट्रिप्सिन या कोलेस्ट्रॉल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का अवशोषण किस कारक की उपस्थिति में संभव होता है? तो ये है दोस्तों इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन का स्त्राव करता है? यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत या आमाशय?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन सक्रिय होने से पहले किस रूप में पाया जाता है? पेप्सिनोजेन, एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजेन या कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिनोजेन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है अग्न्याशय में इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अधिवृक्क मज्जा, जिसको एड्रेनल मेडुला कहते हैं, से उत्पन्न हार्मोन का स्राव करती है? कौन सी ग्रंथि अधिवृक्क मज्जा से उत्पन्न हार्मोन का स्राव करती है? कोर्टिसोल, एड्रेनालाइन, एल्डोस्टेरोन या इंसुलिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार के पदार्थ का स्राव करती हैं? एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी या न्यूरोट्रांसमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करने में सहायता करता है? पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन, कैल्सिटोनिन या ए और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों। नेक्स्ट है ग्लूकागन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त शर्करा को कम करना, रक्त शर्करा को बढ़ाना, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करना या पाचन क्रिया को तेज करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त शर्करा को बढ़ाना। जो ग्लूकागन हार्मोन है इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त शर्करा को बढ़ाना। नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन T3 T4 में से कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ये होता है T3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है ए और सी दोनों। ए में क्या है? यकृत से पित्त का स्राव बढ़ाना और आग्नेयाशय से पाचन एंजाइमों का स्राव बढ़ाना। इस तरह से ए और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किस संरचना द्वारा किया जाता है? सेमिनल वेसिकल्स, वास डिफरेंस, लेयर्डी कोशिकाएँ या एपिडिडीमिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेयर्डी कोशिकाएँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग शुक्राणुओं के भंडारण और परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? टेस्टिस, एपिडिडीमिस, प्रोस्टेट ग्रंथि या वास डिफरेंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडिडीमिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस हार्मोन में उच्च स्तर के कारण गर्भाशय संकुचन होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या HCG? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको एक बार रिमाइंड करके जाना है, पूरे 170 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्टोर्चिडिज्म किससे संबंधित विकार है? अंडकोश का पेट में रह जाना, शुक्राणु गतिशीलता की कमी, निषेचन में असफलता या गर्भाशय में असामान्य वृद्धि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडकोश का पेट में रह जाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक्स इनएक्टिवेशन किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो ये आवश्यक है दोस्तों महिला भ्रूण में जीन खामोशी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल किस तरल पदार्थ का उत्पादन करता है? तो ये करता है क्षारीय तरल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किशोरों में सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधि में वृद्धि के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति किस कारण से बढ़ जाती है? तो ये बढ़ती है दोस्तों डोपामाइन गतिविधि में वृद्धि के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गंभीर रक्तस्राव के प्राथमिक उपचार के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो ये है रक्तस्राव वाली जगह पर सीधी दबाव पट्टी लगाना, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है एबुल्शन घाव का सबसे उचित प्राथमिक उपचार क्या है? तो ये है अवशोषित ऊतक को पुनः संलग्न करने का प्रयास करना और ढीले हिस्से को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिस्टालसिस मुख्य रूप से किस प्रकार की पेशी गतिविधि में संबंधित है? तो ये है चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स जिसको कहते हैं, चिकनी पेशी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट में मुख्य अंतर क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी का निर्माण करता है जबकि ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी को विघटित करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ब्रोंकियोल्स किसका हिस्सा है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, संचार तंत्र या तंत्रिका तंत्र? तो ये है श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनैप्स कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका कोशिकाओं के बीच, अस्थि ऊतकों में, रक्त वाहिकाओं में या पाचन तंत्र में? दोस्तों जो सिनैप्स है ये पाया जाता है तंत्रिका कोशिकाओं के बीच। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है तनाव प्रतिक्रिया और ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का एक व्यवहारात्मक दृष्टिकोण है? तो ये है प्रबंधकीय जाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी का मुख्य तत्व क्या है? इसका मुख्य तत्व है अनुयायियों की परिपक्वता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मुख्य आधार क्या है? प्रेरणा और दृष्टिकोण, पुरस्कार और दंड प्रणाली, करिश्मा और संचार, संगठनात्मक संस्कृति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार और दंड प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक्स और वाई सिद्धांत किसने विकसित किया है? अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, हेनरी फियोल या फ्रेडरिक टेलर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डगलस मैकग्रेगर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नेतृत्व जाल मॉडल में कौन सा नेतृत्व सबसे प्रभावी माना जाता है? तो ये माना जाता है एक मतलब निम्न कार्य केंद्रित, निम्न व्यक्ति केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सीमांतिक बाधा, जो सीमांटिक बैरियर होते हैं, का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? शोर शराबे की अधिकता, विभिन्न भाषाओं में मतभेद, संचार उपकरणों की असफलता, संगठनात्मक संरचना में जटिलता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न भाषाओं में मतभेद। इसको क्या कहते हैं? सीमांतिक बाधा या सीमांटिक बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रभावी संचार में एक्टिव लिसनिंग का कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये माना जाता है वक्ता की बातें ध्यानपूर्वक सुनकर प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रभावी पारस्परिक संचार में मिररिंग तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों विश्वास और जुड़ाव बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सा संचार मॉडल व्यक्तिगत अनुभव और संदर्भ को सबसे अधिक महत्व देता है? सैनन और वीवर मॉडल, बर्ला मॉडल, अरिस्टोटल मॉडल, हरोल्ड लासवेल मॉडल? तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? बर्ला मॉडल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि संचार में ओवरलोड हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पड़ेगा संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस संचार विधि में शब्दों की बजाय प्रतीकों और चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है? मौखिक संचार, लिखित संचार, चित्रात्मक संचार या ग्राफिक संचार? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रात्मक संचार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निर्णय लेने में ह्यूरिस्टिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग जटिल समस्याओं को सरल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई प्रबंधक परिदृश्य विश्लेषण मतलब सिनारियो एनालिसिस का उपयोग कर रहा है तो वह क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? भविष्य के संभावित विकल्पों का आकलन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पारिस्थिति जन्य नेतृत्व का निर्णय लेने में क्या महत्व है, तो ये है यह सुनिश्चित करता है कि नेतृत्व शैली परिस्थिति के अनुसार बदलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय या राजनीतिक दल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विकास की अवधारणा में सामाजिक प्रगति का सही संकेतक क्या माना जाता है, अधिक सैन्य व्यय, रोजगार और शिक्षा में वृद्धि, विदेशी निवेश की आत्मनिर्भरता, केवल जीडीपी की वृद्धि। तो दोस्तों आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार और शिक्षा में वृद्धि। नेक्स्ट है स्थायी विकास लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन का कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये निर्धारित किया गया है SDG 1। नेक्स्ट ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित अर्थव्यवस्था। हरित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन दक्षता, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, केवल औद्योगिक उत्पादन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन दक्षता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विकासशील देशों में आर्थिक स्थिरता प्रदान करने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, तो ये होती है वित्तीय घाटे को कम करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की आधारशिला किस मॉडल पर रखी गई थी, तो ये रखी गई थी दोस्तों महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पहली बार नकारात्मक आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो ये की गई थी तीसरी पंचवर्षीय में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ नारे से जुड़ी हुई थी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सरकारी कार्यक्रम शहरी गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों NULM, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको NULM का फुल फॉर्म हमको भेजना है कमेंट करके कि NULM का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है भारत में स्वच्छ भारत अभियान मुख्य रूप से कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 2014 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1988 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता डेटा सुरक्षा से संबंधित है, पेरिस समझौता, बर्न कन्वेंशन, GDPR या वियना समझौता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GDPR, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सा संगठन भारत में कारपोरेट गवर्नेंस को नियंत्रित करता है, RBI, सेबी, नीति आयोग या CBI, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रेषण की कौन सी विधि सबसे तेज और प्रभावी मानी जाती है, लिखित, मौखिक, अशाब्दिक या सांकेतिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक संचार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्विदिश संचार मतलब टू वे कम्युनिकेशन का मुख्य लाभ क्या है, इसका मुख्य लाभ है यह प्रतिक्रिया की अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रभावी प्रस्तुति कौशल मतलब इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, बहुत तेज़ी से बोलना, ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है शैनन वीवर मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था संप्रेषण में शोर और व्यवधान का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संप्रेषण की अनिश्चितता न्यूनीकरण सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा है, चार्ल्स बर्जर, क्लाउड शैनन, विल्बर श्राम या हेराल्ड लासवेल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बर्जर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मोबिलाइजेशन में सबसे प्रमुख कारक क्या होता है, तो सबसे प्रमुख कारक है
श्रमिक संगठनों की प्रभावशीलता, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, मोबिलाइजेशन थ्योरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सामूहिक आंदोलनों के विकास को समझना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस भारतीय आंदोलन को सबसे प्रभावी सामाजिक मोबिलाइजेशन माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, चिपको आंदोलन, नमक सत्याग्रह या किसान आंदोलन 2020? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबिलाइजेशन और डेमोक्रेसी में सबसे अधिक किस कारक की भूमिका होती है? स्वतंत्र मीडिया, सैन्य समर्थन, पारंपरिक प्रशासन, सांस्कृतिक परंपराएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र मीडिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी देश के सतत विकास को प्रभावी ढंग से मापने के लिए कौन सा सूचकांक सबसे उपयुक्त है? तो ये है HDI, मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विकास और आर्थिक स्थिरता के बीच क्या संबंध है? तो ये संबंध है दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्लब ऑफ रोम का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? तो ये है सतत विकास और सीमित संसाधनों पर अध्ययन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा घटक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता या शिक्षा स्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में सतत विकास प्रक्रिया की सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? तो ये मानी जाती है दोस्तों सीमित तकनीकी संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विकास को परिभाषित करने के लिए किस आर्थिक सूचकांक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो ये माना जाता है मानव विकास सूचकांक, HDI। नेक्स्ट है, अदृश्य हाथ की अवधारणा किसने दी जो आर्थिक विकास के मूल सिद्धांतों में से एक है? तो ये है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक को विकसित करने के लिए किस विचार की प्रमुख भूमिका थी? गुन्नार मिर्डल, अमर्त्य सेन, मिल्टन फ्रीडमैन या एल्बर्ट हिर्शमैन? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सामाजिक पूंजी के विचार को किसने विस्तार दिया? तो ये दिया है पियरे बोर्दियू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, परिधीय पूंजीवाद की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है इमानुएल वालरस्टीन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में असमानता पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो ये है कुजनेट्स वक्र सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा मानदंड विकासशील और विकसित देशों के बीच वर्गीकरण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति GDP, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में शहरीकरण की प्रमुख चुनौती क्या है? तो ये है असंगठित क्षेत्र का विस्तार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस भारतीय योजना को गरीबी हटाओ योजना के रूप में जाना जाता है? दूसरी, पाँचवीं, सातवीं या चौथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवीं योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई गई थी? तो ये है इसका राइट आंसर आठवीं योजना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल के आधार पर डिजाइन किया गया था? तो इसको किया गया था महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं पूरे ऐसे क्वेश्चन हैं जो घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको हर तरह से रेडी रहना है और
वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत हुए हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 5वीं योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को किस योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों दूसरी योजना में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया अभियान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो मेक इन इंडिया है, ये जो अभियान है तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो जब पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया था तब मेक इन इंडिया अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बजट आवंटन किस क्षेत्र को मिला था? तो ये मिला था कृषि और सिंचाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी तीसरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 20 सूत्री कार्यक्रम पहली बार कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 5वीं योजना में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना किस योजना का हिस्सा थी? तो ये थी 12वीं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सामाजिक असमानता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो ये करता है जाति व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लैंगिक समानता सूचकांक को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी दर को मापने के लिए ऐसी कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ये है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, NSSO इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी को मापने के लिए सबसे प्रचलित पद्धति कौन सी है? तो ये है तेंदुलकर समिति की पद्धति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों में कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये निर्धारित किए गए हैं 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की स्थिति मुख्य रूप से किस आधार पर तय की जाती है? तो ये तय की जाती है आंतरिक संघर्ष और आतंकवाद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि संकट का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है ऋणग्रस्तता और आत्महत्याएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो ये करता है उपर्युक्त सभी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट और राज्य मानवाधिकार आयोग, ये तीनों करते हैं मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई। नेक्स्ट है, भारत में जाति गतिशीलता का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है औद्योगिकरण और शहरीकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा नेतृत्व मॉडल यह सुझाव देता है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग नेतृत्व शैलियाँ प्रभावी होती है? ट्रेड थ्योरी, आकस्मिकता नेतृत्व सिद्धांत, पाथ गोल सिद्धांत या LMX सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिक नेतृत्व सिद्धांत। नेक्स्ट है, सेवा नेतृत्व की अवधारणा पर सबसे पहले किसने कार्य किया? तो किसने किया है? रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा किस पर केंद्रित होती है? तो ये होती है नेतृत्व की जिम्मेदारी का वितरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विजनरी नेतृत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य होता है संगठन के दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
इसका मुख्य उद्देश्य है संगठन में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है परिस्थितिजन्य नेतृत्व में कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो यह है कमजोरियों की कार्य करने की क्षमता और तत्परता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लोकप्रिय नेतृत्व का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका मुख्य लाभ है कर्मचारी अधिक प्रेरित और संतुष्ट रहते हैं। नेक्स्ट है एक कुशल नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संचार कौशल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आलोचनात्मक सोच नेतृत्व में क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तर्कसंगत और सही निर्णय लेने में मदद करती है। नेक्स्ट है समन्वय एक सतत प्रक्रिया है जो संगठन के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक होती है। यह परिभाषा किसने दी थी? हेनरी फेयोल, पीटर ड्रकर, कर्ट लेविन या जेम्स डी मूनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स डी मूनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टीम वर्क की सफलता इस पर निर्भर करती है कि सदस्य आपसी मतभेदों को कैसे प्रबंधित करते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह संबंधित है संघर्ष प्रबंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नेतृत्व विशेषता सिद्धांत क्या होती है? तो ये होती है एक प्रभावी नेता विशिष्ट विशेषताएं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेतृत्व शैली में नेता अपने अनुयायियों को पुरस्कार देकर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है? नकारात्मक शैली, निरंकुश शैली, लोकतांत्रिक शैली या सकारात्मक शैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शैली, ऑप्शन नंबर बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार का सेवन करने से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है? केवल वजन कम करना, संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार और रोगों से बचाव, केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देना, केवल हृदय स्वास्थ्य में सुधार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार और रोगों से बचाव। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 175 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमको लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए और कितने गलत हुए, और जो गलत हुए हैं तो उनको आप सुधारने की कोशिश करिए, सुधार लीजिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग आप सभी को हमारी एक वीडियो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और आप सब कोई एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाएं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और आप सभी को ये आगामी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सब कोई अच्छे से रैंक लाइए और टॉपर बनिए और मेरिट लिस्ट में अपना दाखिला कराइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।